हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज हम बात करेंगे आपके एनसीईआरटी साइंस का 11th चैप्टर जो कि है द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। तो ये पूरा चैप्टर मैं पेज वाइज कवर करूंगा ताकि हर एक पेज पे जो भी काम के टर्म्स हैं वो आपको क्लियर हो सके, बिकॉज आपको मालूम है कि सीबीएसई में हर एक लाइन से क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, है ना। तो पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि आपका जो टर्म 1 का सिलेबस है, और ये बात कर रहा हूं मैं 2021 एंड 22 के स्टूडेंट्स के लिए। सो इसके अकॉर्डिंग आपका जो टॉपिक है ह्यूमन आई और ह्यूमन आई में होने वाले डिफेक्ट्स, तो ये टॉपिक आप एग्जाम में नहीं आएंगे। आप एग्जाम में फ्रॉम द प्रिज्म से लेकर इसके बाद जो कुछ भी दिया हुआ है ये आप एग्जाम में आएगा। तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइमिंग बता दूंगा कि आपको चैप्टर कब से स्टार्ट करना है। फिलहाल के लिए ये टॉपिक्स में कवर करने वाला हूँ, है ना, ताकि जो नेक्स्ट ईयर जो स्टूडेंट 10th क्लास में आने वाले हैं उनके लिए वीडियो बेनिफिशियल हो सके। तो पहले हम बात करेंगे ह्यूमन आई के बारे में। देखिए, ह्यूमन आई के बारे में पता ही है, इवन हमने 8th क्लास में थोड़ा बहुत पढ़ाई है कि ह्यूमन आई का काम क्या होता है, कि इसकी मदद से हम ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। ऑब्वियस सी बात है, हम कलर्स को पहचान सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम आंख को बंद कर लें, है ना, on closing the eyes we can identify objects to some extent by their smell, taste, sound they make or by touch. It is however impossible to identify colors while closing the eyes. मतलब ये कि अगर हम आंख को बंद कर लें तो किसी भी ऑब्जेक्ट को छूकर उसके स्मेल से या उसको उसके साउंड से हम थोड़ा बहुत पता कर सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है। लेकिन अगर हमें प्रॉपरली पता करना है ये चीज है ही क्या, फॉर दैट वी रिक्वायर द ह्यूमन आई। और सबसे बड़ी बात, अगर हमें पता करना हो कि उसका कलर क्या है तो इसके लिए ह्यूमन आई की जरूरत पड़ेगी ही सही। सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ ह्यूमन आई। और हम बात करते हैं इस चैप्टर में क्या दिया है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये ह्यूमन आई का पूरा डायग्राम है, और इस डायग्राम की जितनी भी लेबलिंग है हमें इस हर एक पार्ट के बारे में पता होना चाहिए, बिकॉज एग्जाम में क्वेश्चंस यहीं से आते हैं। सो द ह्यूमन आई इज लाइक अ कैमरा। हमारा जो ह्यूमन आई होता है वो कैमरे की तरह होता है। इट्स लेंस सिस्टम फॉर्म एन इमेज ऑन अ लाइट सेंसिटिव स्क्रीन कॉल्ड रेटिना। तो यहां से पॉइंट को नोट करना स्टार्ट कर दें कि ये देख पा रहे हो डायग्राम के अंदर आप, कि डायग्राम में यहाँ पे दिया आपका रेटिना। ये जो रेटिना होता है ये लाइट सेंसिटिव स्क्रीन होता है और यहीं पे इमेज फॉर्म होती है, ठीक है। इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा। लाइट इंटर द आई थ्रू अ थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड कॉर्निया। तो हमारे ह्यूमन आई के अंदर जो लाइट है वो इस कॉर्निया के थ्रू इंटर होता है, ठीक है। इट फॉर्म द ट्रांसपेरेंट बल्ज ऑन द फ्रंट सरफेस ऑफ द आई बॉल। तो जो कॉर्निया होता है इट फॉर्म द ट्रांसपेरेंट बल्ज, मतलब जो बाहर निकला हुआ सरफेस है इसको बल्ज बोल रहे हैं, और ये क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। द आईबॉल इज अप्रोक्सीमेटली स्पेरिकल इन शेप विथ अ डायमीटर ऑफ अबाउट 2.3 सेंटीमीटर। तो हमारे ह्यूमन आई का जो आईबॉल होता है इसका जो होता है शेप वो क्या होता है, स्पेरिकल होता है, और जो इसका डायमीटर है कितना होता है, 2.3 सेंटीमीटर। मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन फॉर द लाइट रेज एंटरिंग द आई ऑकर एट द आउटर सरफेस ऑफ द कॉर्निया। तो ज्यादातर जो रिफ्रैक्शन होता है, जो लाइट हमारे आंखों में पहुंचती है, सो ये जो होता है रिफ्रैक्शन ये हमारे कॉर्निया के थ्रू ही होता है, ठीक है। द क्रिस्टलाइन लेंस merely provide the final adjustment of focal length required to focus the object at different distance on the retina। तो एग्जाम में क्वेश्चन ये आता है कि आपका जो क्रिस्टलाइन लेंस है, अब काम इसका क्या होता है। तो देखिए, इसका काम होता है फोकल लेंथ को एडजस्ट करना डिपेंडिंग अपॉन द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो अगर डिस्टेंस ज्यादा है कम है तो उसके हिसाब से जो फोकल लेंथ एडजस्ट करना है आई का, ये काम किसका होता है, तो ये काम होता है क्रिस्टलाइन लेंस का, ठीक है। अब देखिए क्या दिया यहाँ पे, वी फाइंड अ स्ट्रक्चर कॉल्ड आइरिस बिहाइंड द कॉर्निया। तो यहाँ से आप पॉइंट नोट कीजिएगा कि जो आइरिस होता है ये कॉर्निया के बिहाइंड में होता है, ठीक है। अब देखिए इसे काम क्या दिया है। Iris is a dark muscular diaphragm that control the size of pupil। तो हमारे आई में दिख पा रहे हो यहाँ पे आप कि जो आपका आइरिस है इसका काम होता है प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करना, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि प्यूपिल का काम क्या होता है। सो
प्यूपिल का काम ये होता है कि दैट रेगुलेट द एंड कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट। तो हमारे आंखों में जो लाइट की रेज आ रही है उसको रेगुलेट करना, कितना अंदर आना है कितना नहीं आना है उसको कंट्रोल करना, ये कौन करता है? तो ये करता है प्यूपिल। ठीक है, अब हम बात करेंगे द फंक्शन ऑफ सिलेरी मसल। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये है आपका सिलेरी मसल, और इसका काम क्या होता है कि हमारे आई का जो कर्वेचर है ना, हमारे आई का जो कर्वेचर है तो इसको मेंटेन करना कौन करता है? तो ये करता है हमारा सिलेरी मसल करता है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कि द वर्क ऑफ वाइट्रस ह्यूमर। सो वाइट्रस ह्यूमर आप देख पा रहे होंगे, ये वाइट्रस ह्यूमर है। इसका काम क्या होता है कि हमारे आई का जो राउंड शेप है इसको मेंटेन करना, है ना, हमारे आई का जो राउंड शेप है इसको मेंटेन करना, और साथ ही साथ इट मेक द कनेक्शन बिटवीन द आई एंड द रेटिना। तो ये पॉइंट भी आप नोट कर लीजिएगा, इट मेक द कनेक्शन बिटवीन द आई एंड रेटिना एंड ऑल्सो मेक द राउंड शेप ऑफ द अर्थ, सॉरी अर्थ नहीं, आई। अब हम बात करते हैं एक्वस ह्यूमर। तो इसका काम क्या होता है? तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि एक्वस ह्यूमर जो होता है इट प्रोवाइड द न्यूट्रिएंट्स। हमारी आंखों को जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए दैट इज प्रोवाइडेड बाय द एक्वस ह्यूमर। तो ये आपका फर्स्ट पेज होता है कंप्लीट। द आई लेंस फॉर्म एन इन्वर्टेड रियल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द रेटिना। मतलब ये कि जो आई लेंस होता है वो रेटिना के ऊपर इन्वर्टेड और रियल इमेज बनाता है। ठीक है, द रेटिना इज डेलिकेट मेम्ब्रेन हैविंग एनॉर्मस नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स। The light sensitive cells get activated upon illumination and generate electrical signal। मतलब ये कि सपोज ये हमारा रेटिना है। अब होता क्या है कि रेटिना के पास बहुत सारे क्या होते हैं? लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं। तो जब इसके ऊपर लाइट की रेज आती है फ्रॉम आवर आई लेंस, तो जितने भी लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं इसके पास वो सब क्या हो जाते हैं? एक्टिवेट हो जाते हैं, और ये एक्टिवेट होने के बाद दे जनरेट द इलेक्ट्रिकल सिग्नल, और यही इलेक्ट्रिकल सिग्नल हमारे ब्रेन तक जाता है। और ये जाता है किसकी मदद से है? तो जाता है विद द हेल्प ऑफ ऑप्टिक नर्व, और ब्रेन तक जाने के बाद ब्रेन पता कर लेता है ये सिग्नल क्या है ना। अब हम बात करते हैं डू यू नो। तो इसमें क्या दिया है कि डैमेज टू और माल फंक्शन ऑफ एनी पार्ट ऑफ द विजुअल सिस्टम कैन लीड टू सिग्निफिकेंट लॉस ऑफ विजुअल फंक्शनिंग। मतलब ये कि अगर हमारे ह्यूमन आई का कोई भी हिस्सा क्या होता है? डैमेज होता है, तो इसका हमें नुकसान ये होगा कि वी विल नॉट एबल टू सी द ऑब्जेक्ट। मतलब हम अपने जो देखने की क्षमता है इसको हम खो बैठेंगे। भले ही हमारे ह्यूमन आई के अंदर कोई भी हिस्सा डैमेज हो, भले हमारा कॉर्निया डैमेज हो, प्यूपिल डैमेज हो, आईलेंस डैमेज हो, कोई भी हिस्सा डैमेज हो, देन विल नॉट सी द ऑब्जेक्ट। अब देखिए यहाँ पे ये जो आखिरी की जो 3 से 4 लाइन्स है ये बहुत ही काम के हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है कि you might have experienced that you are not able to see objects clearly for some time when you enter from bright light to a room with a dim light। मतलब ये कि जब हम बहुत तेज रोशनी के कमरे से जब हम बहुत ही डार्क कमरे में आते हैं तो हम देख नहीं पाते हैं। अब ये ऐसा क्यों होता है? तो आइए समझते हैं, और ये क्वेश्चन एग्जाम में आता भी है। होता क्या है कि when the light is very bright, the iris contact the pupil to allow less light to enter the eyes. However, in a dim light, the iris expand the pupil to allow more light to enter. Thus, pupil open completely through the relaxation of the iris। मतलब ये कि जब हम बहुत ही ज्यादा रोशनी वाले कमरे में होते हैं या बहुत तेज रोशनी में होते हैं तो हमें ऑलरेडी मालूम है कि यहाँ पे रोशनी बहुत ज्यादा है, तो हमारा आंख का जो आइरिस है ना ये करता क्या है? प्यूपिल को कॉन्ट्रैक्ट कर देता है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत तेज रोशनी है तो हमें रोशनी की बहुत कम जरूरत पड़ती है। तो आइरिस ने कर दिया कॉन्ट्रैक्ट प्यूपिल को। अब जब हम उस बहुत तेज रोशनी के कमरे से जब हम डार्क रूम के अंदर आते हैं तो हमारे आंखों को ज्यादा रोशनी चाहिए ताकि हम ऑब्जेक्ट को प्रॉपरली देख सके। तो पहले जो मेरा वो आइरिस जो था उसने कॉन्टैक्ट किया था प्यूपिल को, अब वो आइरिस क्या कर देगा? उस प्यूपिल को एक्सपांड कर देगा ताकि आंखों में ज्यादा रोशनी आ सके। अब होता ये है कि पहले कॉन्ट्रैक्ट था, बाद में वो एक्सपांड होता है, तो इस कॉन्ट्रैक्शन और ये जो होता है बाद में एक्सपांड, इसको होने में टाइम लगता है, इसलिए हमें अंधेरे वाले कमरे में तुरंत दिखाई नहीं देता है। ठीक है,
आई होप कि आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा। अब हम बात करेंगे पावर ऑफ एकोमोडेशन। तो देखिए, the eye lens is composed of fibrous jelly-like material. Its curvature can be modified to some extent by ciliary muscle. तो हमारा जो आई लेंस होता है वो कंपोज होता है, मतलब मिलके बना होता है फाइब्रस जेली लाइक मटेरियल से, है ना। और इसका काम क्या होता है, तो आपको मालूम है कि जो हमारे आई लेंस का काम क्या है कि इसके थ्रू जो लाइट की रेज है वो एंटर होती है, और इसका जो कर्वेचर है इट कैन बी मॉडिफाइड टू सम एक्सटेंट बाय द सिलेरी मसल। तो सिलेरी मसल की मदद से इसका जो कर्वेचर है वो मॉडिफाई होता है, मैंने आपको पहले ही बताया था। द चेंज इन द कर्वेचर ऑफ द आई लेंस कैन दस चेंज इट्स फोकल लेंथ। तो अगर हमारे आई लेंस का जो कर्वेचर है वो चेंज होता है तो मतलब ये कि उसका फोकल लेंथ भी क्या होता है, चेंज होता है। When the muscles are relaxed, the eye lens become thin, thus its focal length increases. तो हमारा मसल जो है आई लेंस का जब क्या होता है, ये रिलैक्स होता है तो हमारा जो होता है आई लेंस क्या हो जाता है, थिन हो जाता है, और इसकी वजह से जो होता है फोकल लेंथ क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ये बहुत ही काम का पॉइंट है। मतलब ये कि दिस इनेबल अस टू सी द डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट क्लियरली। मतलब ये कि जब हमारा आई लेंस अगर रिलैक्स हो रहा है और फोकल लेंथ इंक्रीज हो रहा है तो हम डिस्टिंक्ट मतलब बहुत दूर के ऑब्जेक्ट को बहुत ही क्लियरली देख सकते हैं। When you are looking at object closer to our eyes, the ciliary muscles contract. जब हम बहुत ही पास की चीजों को देखते हैं तो जो होता है सिलेरी मसल ये क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। दिस इंक्रीज इन द कर्वेचर ऑफ द आई लेंस, और इसकी वजह से हमारे आई लेंस का जो कर्वेचर है वो क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, द आई लेंस देन बिकम थिकर, और इसकी वजह से जो होता है हमारा आई लेंस क्या हो जाता है, वो थिक हो जाता है, मतलब मोटा हो जाता है। कॉन्सिक्वेंटली द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस डिक्रीजेस। इसका मतलब ये कि हमारे आंख का जो फोकल लेंथ क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो एग्जाम में क्वेश्चन ये आता है कि अगर हम बहुत दूर का ऑब्जेक्ट देखते हैं सो द फोकल लेंथ विल इंक्रीज, और जब हम पास का ऑब्जेक्ट देखते हैं तो फोकल लेंथ विल डिक्रीज। इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा। अब देखिए क्या दिया यहाँ पे, द एबिलिटी ऑफ द आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ इज कॉल्ड एकोमोडेशन। तो आई लेंस की जो एबिलिटी है टू एडजस्ट द फोकल लेंथ, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका एकोमोडेशन बोलते हैं। हाउएवर द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस कैन नॉट बी डिक्रीज बिलो अ सर्टेन मिनिमम लिमिट। मतलब जो फोकल लेंथ है इसका मतलब ये नहीं कि इसको आप डिक्रीज बहुत सारा कर सकते हो, इसका डिक्रीज करने की भी एक लिमिट होती है ना। अब देखिए क्या दिया यहाँ पर, ट्राई टू रीड अ प्रिंटेड पेज बाय होल्डिंग इट वेरी क्लोज टू अवर आईज। कुछ प्रिंटेड आपका लाइक मान लो कुछ पेपर है तो इसको आप बहुत ही क्लोजली आप पढ़ने की करिए कोशिश, तो बहुत ही पास में आप ले आओगे ना किसी पेपर को तो आप उसको रीड नहीं कर पाओगे, क्योंकि हम मिनिमम 25 सेंटीमीटर तक बिना किसी आंखों को मतलब स्ट्रेस दिए हुए बहुत ही क्लियरली देख सकते हैं। मतलब 25 सेंटीमीटर तक अगर हमने ऑब्जेक्ट को रखा है सामने और हम कुछ भी रीड करना चाहते हैं तो हम कुछ भी आराम से रीड कर सकते हैं। ठीक है, सो द मिनिमम डिस्टेंस एट विच ऑब्जेक्ट कैन बी सीन मोस्ट डिस्टिंक्टली विदाउट स्ट्रेन इज कॉल्ड लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। मतलब हम मिनिमम कितने दूरी तक बिना आंखों को स्ट्रेस दिए हुए देख सकते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, तो इसको हम लोग बोलते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन बोलते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द नियर पॉइंट ऑफ द आई, इसको हम आई का नियर पॉइंट भी बोलते हैं। ठीक है, अब क्या दिया है, फॉर अ यंग एडल्ट विथ नॉर्मल विजन द नियर पॉइंट इज अबाउट 25 सेंटीमीटर। मतलब ये कि जिसकी आंखें अच्छी है तो उसके लिए जो नियर पॉइंट कितना होता है, 25 सेंटीमीटर होता है। एंड द फारदेस्ट पॉइंट अप टू विच द आई कैन सी ऑब्जेक्ट क्लियरली इज कॉल्ड फार पॉइंट ऑफ द आई। अगर आपसे कोई पूछे कि जो हमारे आंख का जो फारदेस्ट पॉइंट होता है जो बहुत दूर तक देख सकते हो तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, तो इसको हम लोग बोलते हैं फार पॉइंट ऑफ द आई बोलते हैं। एंड इट इज इन्फिनिटी फॉर अ नॉर्मल आई। तो नॉर्मल आई का जो फार पॉइंट क्या होता है वो क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, और क्लोज पॉइंट कितना होता है, 25 सेंटीमीटर होता है, याद रखिएगा। ठीक है, समटाइम्स द क्रिस्टलाइन लेंस ऑफ पीपल एट ओल्ड एज बिकम मिल्की एंड क्लाउडी। दिस कंडीशन इज कॉल्ड कैटरैक्ट। दिस कॉजेस
partially or complete loss of vision, it is possible to restore vision through a cataract surgery। मतलब ये कि जो लोग थोड़े ओल्ड एज के हो जाते हैं तो उनका जो क्रिस्टलाइन लेंस होता है वो क्या हो जाता है, थोड़ा सा मिल्की हो जाता है और थोड़ा सा क्लाउडी हो जाता है। मतलब दे आर नॉट एबल टू सी द ऑब्जेक्ट क्लियरली, उनको धुंधला दिखाई देता है। और इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, तो इसी को हम लोग कैटरेक्ट बोलते हैं। मतलब ये क्या होता है, मोतिया बीन होता है ना। और इसकी वजह से जो इंसान है ओल्ड एज का, है ना, दैट पर्सन कैन हैव द पार्शियल और कंप्लीट लॉस ऑफ विजन, और इसकी वजह से उसको आधा दिखता है या शायद उसकी जो रोशनी है पूरी जा सकती है। और इसको अगर सही करना है सो फॉर दैट देयर इज अ कैटरेक्ट सर्जरी। तो मोतियाबिंद की अगर सर्जरी करा ले वो इंसान तो उसको जो दिखना है वापस से लग जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जो हमारा नेक्स्ट पेज पे है, और वो है हमारा डिफेक्ट ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन। तो देखिए, डिफेक्ट ऑफ विजन मतलब क्या कि आंखों के अंदर जो प्रॉब्लम होती है, किसी को पास का दिखता है, किसी को दूर का दिखता है, किसी को पास का नहीं दिखता है, किसी को दूर का नहीं दिखता है। तो ये जो प्रॉब्लम होती है क्या बोलते हैं, इसको हम लोग डिफेक्ट ऑफ विजन बोलते हैं। और हम बात करेंगे साथ ही साथ कि हाउ टू करेक्ट इट। तो हमारे आंखों के अंदर मोस्टली 3 टाइप के डिफेक्ट्स होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा मायोपिया, जिसे हम लोग नियर साइटेडनेस भी कहते हैं। सेकंड होता है हमारा हाइपरमेट्रोपिया, जिसे हम लोग फार साइटेडनेस भी कहते हैं। और थर्ड होता है हमारा प्रेसबायोपिया। और इसको करेक्ट करने के लिए वी रिक्वायर अ सुटेबल स्पेरिकल लेंस। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं कि मायोपिया के अंदर क्या होता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मायोपिया के अंदर क्या होता है, इसका एक और नाम क्या होता है पहले आप समझ लीजिए, विच इज ऑल्सो कॉल्ड नियर साइटेडनेस। ठीक है, सो अ पर्सन विथ मायोपिया कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैन नॉट सी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली। मतलब ये कि इसके अंदर क्या होता है कि जिसको ये बीमारी होती है उसका पास का तो बहुत ही क्लियरली दिखता है उसको, लेकिन उसको दूर का नहीं दिख पाता है। ठीक है, सो अ पर्सन विथ दिस डिफेक्ट हैज द फार पॉइंट नियरर देन इंफिनिटी। मतलब जिसको ये बीमारी होती है उसका जो फार पॉइंट होता है देखने का वो क्या होता है, इंफिनिटी से थोड़ा सा पास में होता है ना। सच अ पर्सन मे सी क्लियरली अप टू अ डिस्टेंस ऑफ फ्यू मीटर। तो जिसको बीमारी होती है वो थोड़ा पास का मतलब फ्यू मीटर का वो क्लियरली देख पाता है। इन मायोपिया आई द इमेज ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ रेटिना, है ना, एंड नॉट एट द रेटिना। मतलब ये कि आप ये देख पा रहे होंगे दैट इज अ नॉर्मल आई, जिसको कोई बीमारी नहीं है। और जिसको ये बीमारी होती है तो होता क्या है कि सामने से लाइट की रेज आ रही है फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, और जैसे ही वो आई लेंस से पास होती है तो वो लाइट की रेज रेटिना के सामने गिर जाती है ना। तो यहाँ पे ये पॉइंट याद रखिएगा कि जिसको मायोपिया होता है उसके लिए जो लाइट की रेज है वो रेटिना के सामने गिरती है। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये है कि भैया हमें जो लाइट की रेज है कहाँ पहुंचाना है, तो हमें पहुंचाना है इस रेटिना के ऊपर। सो फॉर दैट वी रिक्वायर्ड अ कॉनकेव लेंस। ये दिख रहे हैं आप, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, कॉनकेव लेंस बोलते हैं। इसका एक और नाम क्या होता है, कन्वर्जिंग लेंस। सॉरी, कॉनकेव लेंस इज डाइवर्जिंग लेंस। सो कॉनकेव लेंस का नाम क्या होता है, डाइवर्जिंग लेंस। ये लाइट की रेस को दूर कर देता है। तो देखिए पहले वाले केस में जो लाइट की रेस थी वो सामने गिर रही थी, जैसे हमने यहाँ पे लगा दिया कॉनकेव लेंस तो जो लाइट की रेस है थोड़ी दूर हो जाती है एंड फाइनली इट फॉल ऑन द रेटिना, और फाइनली वो रेटिना के ऊपर गिर जाती है। अब देखिए वो जो लाइट की रेज है उसको कितना दूर करना है वो डिपेंड करता है कि आपकी आंखों में प्रॉब्लम कितनी है। मतलब वो डिपेंड करता है आपकी आई के पावर ऑफ लेंस के ऊपर। अब हम बात करते हैं उसके आगे, दिस डिफेक्ट में अराइज ड्यू टू, ये जो बीमारी होती है आंख के अंदर वो कैसे होती है, क्यों होती है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या दिया है, एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द आई लेंस, या तो हमारे आई लेंस का जो कर्वेचर है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाए, दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या दिया है, इलोंगेशन ऑफ द आई बॉल, या हमारा जो आई बॉल है थोड़ा सा लंबा हो जाए। ठीक है, और ये जो बीमारी है इट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग अ कॉनकेव लेंस ऑफ सुटेबल पावर, जो कि मैंने आपको बताया। अब हम बात करेंगे इसके बाद आपके हाइपरमेट्रोपिया के ऊपर। ठीक है, तो इस मायोपिया को आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है ना। सो अब हम बात करेंगे हाइपरमेट्रोपिया। अब ये जस्ट उल्टा है आपके मायोपिया के। इसमें क्या होता है, इस उल्टा उसका, कि इसमें जिसको ये बीमारी होती है उसका दूर का तो उसको क्लियरली दिखता है बट इसको पास का क्लियरली नहीं दिखता है।
दैट इज कॉल्ड हाइपरमेट्रोपिया, है ना। इट इज ऑल्सो कॉल्ड फार साइटेडनेस। तो देखिए क्या लिया यहाँ पे कि अ पर्सन विथ हाइपरमेट्रोपिया कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैन नॉट सी नियर बाय ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली। मतलब उसको दूर का तो क्लियरली दिखता है बट उसे पास से क्लियरली नहीं दिखता है। द नियर पॉइंट फॉर द पर्सन इज फार्दर अवे फ्रॉम द नॉर्मल नियर पॉइंट। और जिसको ये बीमारी होती है उसका जो नियर पॉइंट होता है वो 25 सेंटीमीटर से ज्यादा होता है, क्योंकि जिसको ये बीमारी होती है उस इंसान को जो लाइट की रेज है वो रेटिना के पीछे आगे गिरती है। देखो यहाँ पे देख पा रहे हैं आप कि जिसको बीमारी है उसके लिए जो लाइट की रेज है वो रेटिना के ऊपर ना गिरते हुए उसके पीछे गिर रही है। एंड इसको सही करने के लिए वी हैव यूज्ड द कॉन्वेक्स लेंस। तो जैसे हमने कॉन्वेक्स लेंस लगाया तो उसका काम क्या होता है, टू कन्वर्ज द लाइट रेज। तो जो लाइट की रेज पीछे जा रही थी उसको इसने थोड़ा सा कन्वर्ट किया, इकट्ठा किया और सामने गिरा दिया। अब वो डिपेंड करता है कि लाइट की रेज कितने पीछे गिर रही थी, तो उसको सही करने के लिए आपको जो पावर ऑफ लेंस है उसका भी एक अलग रूल होता है। सो पावर ऑफ लेंस के हिसाब से जो आपका कॉन्वेक्स लेंस है इसका जो फोकल लेंथ है वो डिपेंड करता है, ठीक है। फिर देखिए क्या दिया यहाँ पे, दिस इज बिकॉज द लाइट रेज फ्रॉम अ क्लोज बाय ऑब्जेक्ट आर फोकस एट अ पॉइंट बिहाइंड द रेटिना। मैंने वही बोला कि यहाँ पे लाइट की रेज रेटिना के पीछे बनती है। दिस डिफेक्ट अराइजेस आइदर बिकॉज द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस इज टू लॉन्ग, या तो फोकल लेंथ बढ़ जाए, या द आईबॉल हैज बिकम टू स्मॉल, या तो जो आईबॉल है वो ज्यादा ही स्मॉल हो जाए। दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग अ कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस की मदद से आप इसको सही कर सकते हो, जैसा कि आप डायग्राम के अंदर देख पा रहे हो। नाउ वी टॉक अबाउट द प्रेसबायोपिया। तो आइए इसको पढ़ते हैं। द पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ द आई यूजुअली डिक्रीजेस विथ एजिंग। तो इसमें होता क्या है कि जो आंख का पावर ऑफ एकोमोडेशन होता है वो एज के साथ क्या होता है, डिक्रीज होता है, ठीक है। फॉर मोस्ट पीपल द नियर पॉइंट ग्रेजुअली रिसीड्स अवे, they find it difficult to see nearby object comfortably and distinctly without corrective eye glasses। अब इसमें होता क्या है कि जिनको बीमारी होती है इनका नियर पॉइंट क्या होता है, थोड़ा हो जाता है पीछे शिफ्ट। अब जब नियर पॉइंट थोड़ा पीछे शिफ्ट हो जाता है तो इनको पास के ऑब्जेक्ट को देखने में दिक्कत आती है ना। और अगर इसको सही करना है सो फॉर दैट दे रिक्वायर द करेक्टिव आई ग्लासेस। आपको आई ग्लासेस पहननी पड़ेगी और इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, तो इसी को हम लोग प्रेस बायोपिया बोल देते हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग कि बीमारी होती क्यों है। तो देखिए क्या दिया यहाँ पे रीजन, इट अराइजेस ड्यू टू ग्रेजुअल वीकनिंग ऑफ द सिलेरी मसल्स एंड डिमिनिशिंग फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आई लेंस। तो इसके होने के पीछे दो कारण है। फर्स्ट कारण क्या दिया हुआ है कि आपके आंखों का जो सिलेरी मसल्स है वो क्या हो जाता है, वीक हो जाता है, दैट इज द फर्स्ट रीजन। और सेकंड कारण ये दिया हुआ है कि आपके आंखों का जो आई लेंस है उसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है ना वो थोड़ी सी क्या हो जाती है, कम हो जाती है या बहुत कम हो जाती है। वो डिपेंड करता है कि आपके आंखों में प्रॉब्लम कितनी ज्यादा है, ओके। समटाइम्स अ पर्सन में सफर फ्रॉम बोथ मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। और कभी कभी क्या होता है कि किसी किसी इंसान को मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दोनों साथ में हो जाते हैं। अब ऐसे इंसान को अगर आपको लेंस देना है सो फॉर दैट दे रिक्वायर्ड द बायफोकल लेंस। तो इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा कि अगर किसी को मायोपिया भी है, हाइपरमेट्रोपिया भी है, दोनों है, सो फॉर दैट दे रिक्वायर्ड द बायफोकल लेंस, ठीक है। अब ये बायफोकल लेंस होता क्या है, तो इसके अंदर होता ये है कि आपका कॉनकेव लेंस भी होता है और प्लस में कॉन्वेक्स लेंस भी होता है। बिकॉज बीमारी जब दोनों है तो आपको इसके लिए कॉनकेव लेंस एंड प्लस में कॉन्वेक्स लेंस दोनों की जरूरत पड़ती है, ठीक है। द अपर पोर्शन कंसिस्ट ऑफ कॉनकेव लेंस। तो उस ग्लास के अंदर, इसको ये बीमारी दोनों है, जो ग्लास उन्होंने पहना है तो उसका ऊपर का जो हिस्सा होता है ग्लास का, है ना, मान लीजिए ग्लास है जो आपने चश्मे में पहना है, तो ये मान लीजिए मैंने कर दिया बीच में इसका पार्टीशन, तो इसका जो ऊपर का हिस्सा होता है वो होता है कॉनकेव लेंस और जो नीचे का हिस्सा होता है वो होता है कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो यही पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अब देखिए हमारा ये पेज होता है कंप्लीट। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ, ओके। सो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। तो यहाँ पे हम बात करेंगे लाइट का रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म। आपको मालूम है
कि रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि जब भी लाइट की रे मीडियम चेंज करती है, मतलब ये कि अगर लाइट की रे मान लो एयर में है और लाइट की रे एयर से ग्लास में जाती है या ग्लास से एयर में आती है या एयर से वाटर में जाती है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि जब भी लाइट का जो मीडियम है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, बाकी प्रॉपरली जो चैप्टर है आपके लाइट रिफ्रैक्शन उसमें हमने पढ़ाई है और मैं आपको प्रॉपरली यहाँ भी थोड़ा बहुत जानकारी दे ही रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं प्रिज्म के बारे में, बिकॉज हमें यहाँ पे जो पढ़ना है वो पढ़ना है हमें रिफ्लेक्शन थ्रू अ प्रिज्म। तो पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि प्रिज्म होता कैसा है ना। तो ये देखते हैं कि हाउ द प्रिज्म लुक लाइक। सो हियर यू कैन सी द प्रिज्म, है ना। यहाँ पे आप प्रिज्म को देख पा रहे होंगे। देखिए प्रिज्म के अंदर होते हैं 2 ट्रायंगुलर सरफेस और यहाँ पे होते हैं 3 रेक्टेंगुलर सरफेस। तो आप ये देख पा रहे होंगे जो फ्रंट का हिस्सा है ये वाला हिस्सा, है ना। तो ये हो गया आपका फर्स्ट ट्रायंगुलर सरफेस और इसके जस्ट पीछे की तरफ, है ना, देयर इज अगेन अ ट्रायंगुलर सरफेस। तो हो गए आपके यहाँ पे 2 ट्रायंगुलर सरफेस और ये देखिए ये वाला हिस्सा, ये देख पा रहे हैं ये हिस्सा। सो दैट इज अ रेक्टेंगल। तो इधर की तरफ ये हो गया रेक्टेंगल इधर की तरफ और एक इधर की तरफ हो गया ये वाला हिस्सा। तो रेक्टेंगल नंबर 2 और एक होता है नीचे बेस में, तो एक होता है आपके बेस में ये रेक्टेंगल, है ना। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि प्रिज्म के अंदर 2 होते हैं आपके ट्रायंगुलर सरफेस, ऐसे है एक यहाँ पर और एक पीछे की तरफ 2, और एक इधर रेक्टेंगल, एक इधर रेक्टेंगल और एक नीचे रेक्टेंगल। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा। और बाकी आपको मालूम ही है कि प्रिज्म का काम क्या होता है कि जब इसमें हम व्हाइट लाइट को पास करते हैं तो जो व्हाइट लाइट होता है वो 7 बैंड ऑफ कलर में क्या हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है। ठीक है, तो आइए वापस हम आते हैं एनसीईआरटी के ऊपर। सो हियर यू कैन सी दैट इट हैज 2 triangular bases and 3 rectangular lateral surfaces. These surfaces are inclined to each other और ये जो surfaces होते हैं they all are inclined to each other, है ना। और जो यहाँ पे दिया है आपका the angle between 2 lateral faces is called angle of prism। तो मान लीजिए ये है lateral surface नंबर 1, ये है आपका lateral surface नंबर 2। तो इनके बीच का ये जो होता है ना ये एंगल, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ प्रिज्म बोल देते हैं। ठीक है, अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। सो हियर यू कैन सी दैट दिस इज अ डायग्राम ऑफ प्रिज्म, है ना। और इस प्रिज्म के अंदर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे सरफेस एक है आपका ए बी इधर की तरफ और इधर के आपका ए सी है। तो यहाँ पे देखिए इस प्रिज्म के ऊपर हमने लाइट की रे को इंसिडेंट कराया है। तो यहाँ पे देखिए पी से लेकर ई तक ये क्या हो गया हमारा इंसिडेंट रे जो हमने इसके ऊपर फॉल कराया है। और हमने इस सरफेस ए बी के ऊपर हमने ड्रॉ किया एक नॉर्मल। देखिए यहाँ पर दैट इज अ एन से एन डैश, ये नॉर्मल हो गया बिकॉज इसका जो एंगल है इस ए बी सरफेस के साथ दैट इज अ 90 डिग्री। और यहाँ पे देखिए फिर कि आपके लाइट की रे पी से ई तक क्या हो गई, इंसिडेंट हो गई और अंदर जाने के बाद ई से लेकर एफ तक इट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, और फाइनली देखिए आप ये एफ से लेकर आपके एस तक ये क्या हो गया आपका इमर्जेंट रे, जो आपको लाइट की रे फाइनली मिल रही है। तो यहाँ पे वापस देखिए कि जो सरफेस आपका एसी है इस पे भी एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया दैट इज अ एम डैश, बिकॉज इसका एंगल भी कितना है 90 डिग्री का एंगल इसका भी है। ठीक है, और फाइनली यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि इन्होंने बोला है यहाँ पर आई, तो यहाँ पर आपका आई है दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, यहाँ पे स्मॉल आर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और ये ई दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इमर्जेंट। और यहाँ पे देखिए ये डी क्या है आपका एंगल ऑफ डेविएशन और यहाँ पे देखिए आपका टॉप पे ए ये क्या हो गया आपका एंगल ऑफ प्रिज्म। तो एंगल ऑफ प्रिज्म तो मैंने आपको बताया सही कि 2 लैटरल सरफेस के बीच का जो एंगल होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। तो ये बात तो आपको मालूम ही है ना। यहाँ पर एक पॉइंट आप नोट कीजिएगा कि जो हमारा चैप्टर होता है लाइट रिफ्लेक्शन, वहां पे हमने पढ़ा था एक ग्लास स्लैब के बारे में, है ना। सो ग्लास स्लैब के अंदर हमें मालूम है कि एक फेनोमिना होता है कि जितने के एंगल पे हम लाइट की रे को इंसिडेंट कराते हैं, है ना, वे जितने के एंगल पे हम लोग लाइट की रे को यहाँ पे इंसिडेंट कराते हैं और जो आपका फाइनली जो लाइट का रे मिलता है यहाँ पर, तो इसका जो एंगल क्या होता है हमेशा सेम होता है। मतलब अगर यहाँ पे आपने कराया है इंसिडेंट 45 के एंगल से
तो आपको जो फाइनली मिल रहा होगा इस AC के बाहर निकलने के बाद ये भी कितना होगा, 45 ही होगा। तो ये पॉइंट आप हमेशा याद कीजिएगा, है ना, कि एंगल I इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल E, इंसिडेंट रे इज ऑलवेज इक्वल टू द इमर्जेंट रे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पे D दिया हुआ है ना, इस प्रिज्म के डायग्राम को आप ध्यान से देखिए, हियर इज D एंड दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। तो होता क्या एंगल ऑफ डेविएशन, कि इट इज अ एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्रैक्टेड रे, है ना। इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे के बीच का जो एंगल होता है इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। तो यहां पे हमारा एंगल ऑफ डेविएशन भी हो गया कंप्लीट, ठीक है। तो इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा। और यही सारी बातें आपको यहाँ पर नीचे पैराग्राफ के अंदर गिवन है ना। तो इसको आप रीड कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे दिया है एंगल ऑफ डेविएशन, ये बहुत ही काम का होता है, इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा। बाकी वही सारी बातें जो मैंने आपको बताई, है ना। तो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। और मैं वापस बोल रहा हूँ, एंगल ऑफ डेविएशन और एंगल ऑफ प्रिज्म, इस पॉइंट को आप नोट कीजिएगा। और एक पॉइंट और नोट कीजिएगा कि जो आपका एंगल I होता है और एंगल E होता है, ये हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है। ओके, सो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। सो हियर आवर न्यू टॉपिक इज डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट बाय अ ग्लास प्रिज्म। तो ग्लास प्रिज्म से हम जो व्हाइट लाइट का डिस्पर्जन करते हैं, हमें वो पढ़ना है। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, यू मस्ट हैव सीन एंड एप्रिशिएटेड द स्पेक्टेकुलर कलर इन द रेनबो। तो हमने रेनबो में देखा होगा कि जो कलर इतना ज्यादा अच्छा आता है, इट फॉर्म द विबग्योर कलर। एंड हाउ कुड द व्हाइट लाइट ऑफ द सन गिव अस वेरियस कलर ऑफ द रेनबो। और हमें कैसे मतलब समझ में आता है, या हम कैसे इसको मान सकते हैं कि जो सन होता है उससे व्हाइट लाइट आती है, एंड दैट व्हाइट लाइट फॉर्म द रेनबो, इतने सारे कलर बनाता है। तो इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले, इस बात को करने से पहले हम बात करते हैं कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। तो प्रिज्म से जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है, पहले हम इसकी बात कर लेते हैं, फिर हम बात करेंगे रेनबो की। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सो हियर यू कैन सी दैट द प्रिज्म has probably split the incident white light into a band of colors। तो आपको मालूम है कि ये आपका प्रिज्म है सामने। तो इस प्रिज्म से जैसे आपने व्हाइट लाइट पास किया है, तो ये होता है आपका क्या हो जाता है, यहाँ पर ये डिस्पर्स हो जाता है इनटू अ बैंड ऑफ कलर, ठीक है। नोट दैट कलर दैट अपीयर्स एट द टू एंड ऑफ द कलर बैंड। और आपको नोट करना है यहाँ पे टू कलर्स, एक तो है आपका सबसे बॉटम में वॉयलेट और टॉप पे क्या आपको यहाँ पे रेड है। तो आपने इसको नोट कर लिया, ठीक है। व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ कलर्स दैट यू सी ऑन द स्क्रीन। और हमें सीक्वेंस बताना है। तो यहाँ पे जो सीक्वेंस बनता है वो बनता है आपका विबग्योर। इस सीक्वेंस को याद रखिएगा, सबसे बॉटम में वॉयलेट, फिर I फॉर इंडिगो, B फॉर ब्लू, G फॉर ग्रीन, Y फॉर येलो, O फॉर ऑरेंज एंड R फॉर रेड। तो ये रहा आपका इसका पैटर्न, है ना। वॉयलेट नीचे से लेकर ऊपर तक आपका क्या है, रेड है फाइनली, ठीक है। द बैंड ऑफ कलर कंपोनेंट ऑफ अ लाइट बीम इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। और ये जो बैंड है कलर कंपोनेंट का, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, तो इसको हम लोग स्पेक्ट्रम बोल देते हैं। इस पॉइंट को भी आप नोट कर लीजिएगा। फिर क्या दिया है, यू माइट नॉट बी एबल टू सी ऑल कलर्स सेपरेटली। लेकिन ये कलर्स इतने पास पास होते हैं, इतने ज्यादा आपस में लाइक इनका जो होता है सेपरेशन बिल्कुल नहीं होता है, इसलिए इसको हम लोग सेपरेटली समझ में नहीं पाते हैं या देख नहीं पाते हैं, है ना, बिकॉज ये बहुत ही पास में होते हैं। Yet sometimes makes each color distinct from each other। लेकिन कभी कभी थोड़े से लाइक प्रॉपरली हमें समझ में आ भी जाते हैं, ठीक है। द स्प्लिटिंग ऑफ लाइट into its component color is called dispersion। और व्हाइट लाइट का स्प्लिट होना into a band of 7 colors, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग डिस्पर्जन बोलते हैं, है ना। तो इस पॉइंट को भी आप नोट कीजिएगा। फिर क्या दिया है, यू हैव सीन दैट व्हाइट लाइट इज डिस्पर्स into its 7 colors components by a prism। हाँ सही बात है कि प्रिज्म से जैसे आपने व्हाइट लाइट पास किया तो वो हो गया आपका डिस्पर्स हो गया, मतलब वो टूट गया 7 कलर्स के अंदर, ठीक है।
वाई डू वी गेट दिस कलर, तो हमें कलर्स क्यों मिलते हैं? डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट बेंड थ्रू डिफरेंट एंगल्स विथ रिस्पेक्ट टू द इंस्टेंट रे। तो है क्या कि यहाँ पे इस पॉइंट को आप नोट कीजिएगा कि जो आपका एंगल है यहाँ पे, है ना, यहाँ पे क्या बोला है कि यहाँ पे एंगल आपको आने वाला है हर एक कलर का, ये क्या होता है, डिफरेंट होता है। यहाँ पे हर एक कलर का जो एंगल है यहाँ पे डिस्पर्स होने का वो सेम नहीं होता है, ठीक है। फिर क्या दिया है यहाँ पर, देखिए आप, द रेड बेंड द लीस्ट वाइल द वायलेट द मोस्ट। मतलब यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि आपका ये जो यहाँ से व्हाइट लाइट यहाँ से आती है सीधी, और इसका होता है प्रिज्म से डिस्पर्जन होता है। तो देखिए ये जो आपका वॉयलेट लाइट है ये सबसे ज्यादा मुड़ जाती है। मतलब ये देखिए बनाया मैंने प्रिज्म, ये यहाँ से आपने व्हाइट लाइट पास किया, तो यहाँ पे मान लीजिए ये आपका वॉयलेट है, तो देखिए वॉयलेट आपका इतना डिस्पर्स, इतना मतलब वो ऐसा बेंड हो जाता है, और आपका जो रेड है ये थोड़ा सा कम होता है। तो नीचे आपका वॉयलेट, ऊपर आपका रेड, ठीक है। तो ये ऐसा क्यों होता है? तो फिर क्या दिया इसके आगे, देखिए, thus the rays of each color emerge along different path and thus become distinct। तो होता क्या है कि जब ये इमर्ज होते हैं फाइनली, जो हमें मिलते हैं, हमें दिखते हैं, तो इनका जो पाथ होता है क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। इट इज द बैंड ऑफ डिस्टिंक्ट कलर दैट वी सी इन द स्पेक्ट्रम। और इसी वजह से हमें जो स्पेक्ट्रम जो सामने स्क्रीन लगाया है इसके ऊपर हमें अलग अलग कलर्स दिखाई देते हैं, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर एक पॉइंट आप नोट कर लीजिए कि क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि आपका जो रेड कलर ऑफ लाइट है ये इतना बेंड कम क्यों होता है? क्योंकि जो आपका रेड कलर ऑफ लाइट है इसका जो होता है वेवलेंथ वो क्या होता है, ज्यादा होता है ना। तो रेड कलर ऑफ लाइट हैविंग वेवलेंथ मोर। तो जिस कलर के लाइट का वेवलेंथ ज्यादा होता है उसका जो होता है बेंड या बेंडिंग होना जो है उसका, वो क्या होता है, लीस्ट होता है, कम होता है। तो अगर वेवलेंथ ज्यादा है तो बेंडिंग कम होगा, और अगर वेवलेंथ कम है जैसे कि वॉयलेट का, तो अगर वेवलेंथ कम होगा तो बेंडिंग ज्यादा होगा। इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है, और एग्जाम में आता भी है। तो अब देखिए क्या दिया इसके अंदर, आइजैक न्यूटन वॉज द फर्स्ट टू यूज अ ग्लास प्रिज्म टू ऑब्टेन स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट। तो ये जो हमने यहाँ पे यूज किया है ना व्हाइट लाइट को प्रिज्म से पास करने के बाद, और हमें 7 कलर्स मिले, तो ये जो सबसे पहले किया था इसको इसाक न्यूटन ने किया था, सॉरी आइजैक न्यूटन ने किया था, है ना। तो इस पॉइंट को नोट कीजिएगा कि आइजैक न्यूटन वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट। ही ट्राइड टू स्प्लिट द कलर ऑफ द स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट फर्दर बाय यूजिंग अनदर सिमिलर प्रिज्म। अब इन्होंने दिमाग ये लगाया कि पहले तो इस प्रिज्म से पास कर दिया व्हाइट लाइट को, है ना। तो न्यूटन जी ने पहले पास किया इस प्रिज्म से व्हाइट लाइट को, और वो भी कौन सा, सनलाइट की बात कर रहा हूं मैं। तो इनको आपको मिल गए 7 कलर्स, ठीक है। टॉप पे आपका रेड हो गया, नीचे आपका हो गया वॉयलेट, और बीच में आपके बचे हुए 5 कलर्स। अब इन्होंने दिमाग ये लगाया, यहाँ पे देखिए डायग्राम के अंदर, कि हो गया फर्स्ट प्रिज्म। अब फर्स्ट प्रिज्म से पास करने के बाद इन्होंने वापस एक प्रिज्म लिया, और इन्होंने देखा कि फर्स्ट प्रिज्म से पास करने के बाद अगर हम उसी लाइट को पास करते हैं सेकंड प्रिज्म से तो हमें क्या मिलता है। तो देखिए, हाउएवर ही कुड नॉट गेट एनी मोर कलर्स। उन्होंने ये देखा कि यार मैंने जब वापस से किया, मतलब उन्होंने जब वापस से किया तो उनको कुछ भी नहीं मिला। ही देन प्लेस्ड अ सेकंड आइडेंटिकल प्रिज्म इन एन इन्वर्टेड पोजिशन विथ रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट प्रिज्म। अब उन्होंने दिमाग ये लगाया कि पहले उन्होंने क्या करा कि जो फर्स्ट प्रिज्म था वो मान लीजिए ऐसा था, और सेकंड में उन्होंने पहले ऐसा रखा था, तो मतलब कुछ भी यहाँ पे होता ही नहीं है। लेकिन सेकंड टाइम जब वो वापस से इसको फर्स्ट पे ऐसे ही रखते हैं, बट सेकंड टाइम जब दिमाग लगाते हैं तो सेकंड वाले प्रिज्म को मान लो बोल देता हूँ प्रिज्म नंबर बी, तो इसको ये उल्टा कर देते हैं। पहले ए जो था आपका ये तो ऐसा ही है, और उसके पहले भी ऐसा ही था, लेकिन सेकंड टाइम दिमाग क्या लगाते हैं वो लोग कि जो पास वाला जो प्रिज्म है ना इसको उन्होंने उल्टा कर दिया, इन्वर्टेड कर दिया। अब उन्होंने क्या देखा कि जैसे ही प्रिज्म ए क्या आपका ऐसा सीधा है और बी वाला क्या उल्टा है, तो जब व्हाइट लाइट आपने पास किया तो आपको क्या मिल जाएगा, 7 कलर्स। और ये जो 7 कलर्स है ये पास होते हैं आपके पास वाले प्रिज्म से जो क्या है, इन्वर्टेड है। तो फाइनली उन्होंने ऑब्टेन ये किया, उन्होंने ये देखा कि जैसे ही ये जो 7 कलर्स आपको मिल रहे थे और आपने इसको पास किया इस इन्वर्टेड प्रिज्म से,
तो आपको वापस से व्हाइट लाइट मिल गया। तो दैट वाज अ बिग है ना, बिग अचीवमेंट। सो नाउ वी आर ऑन नेक्स्ट पेज, और यहाँ पे आप देख सकते हैं वी फाउंड अ बीम ऑफ व्हाइट लाइट इमर्जिंग फ्रॉम अदर साइड of the second prism. This observation gave Newton the idea that the sunlight is made up of 7 colors. तो उन्होंने जैसे ही इस प्रिज्म से पास किया सनलाइट को एंड ही फाउंड द 7 बैंड ऑफ कलर्स, और इसको पास किया वापस से प्रिज्म से, तो पास करने के बाद वापस से व्हाइट लाइट मिल गया। तो उन्होंने फाइनली ये देखा कि अगर प्रिज्म से जब हमें 7 कलर्स मिल जाता है सनलाइट को ब्रेक करने के बाद, उसको स्प्लिट करने के बाद, सो ही गॉट द कंक्लूजन कि आपका जो सनलाइट होता है इसके अंदर 7 कलर्स होते हैं, है ना। और ये किसने बताया था? ये बताया था न्यूटन ने। एनी लाइट दैट गिव अ स्पेक्ट्रम सिमिलर टू द सनलाइट इज ऑफन रिफर्ड टू एज व्हाइट लाइट। तो अगर हमें सनलाइट के अलावा किसी और लाइट से अगर 7 कलर्स मिलते हैं तो उसको भी हम लोग व्हाइट लाइट बोल सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे रेनबो के बारे में। सो अ रेनबो इज अ नेचुरल फिनोमिना अपीयरिंग इन द स्काई आफ्टर रेन शावर। मतलब बारिश के मौसम के बाद, मतलब जब बारिश हो जाती है तो उसके बाद आपको रेनबो दिखाई देता है। इट इज कॉज्ड बाय डिस्पर्जन ऑफ लाइट बाय द टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स, है ना। तो जो टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं उससे जब लाइट का होता है क्या, उससे होता है लाइट के रेज का डिस्पर्जन होता है। दैट्स व्हाई वी सी द रेनबो, है ना। अ रेनबो इज ऑलवेज फॉर्म इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द सन। तो मान लीजिए यहाँ पर सन था आपका, है ना, और यहाँ सन से व्हाइट लाइट आ रही थी, तो आपका जो रेनबो है ये हमेशा क्या होता है, सन के ऑपोजिट बनता है। इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा। द वाटर ड्रॉपलेट्स एक्ट एज अ प्रिज्म। और बारिश के मौसम में मान लीजिए बहुत स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं पानी के, है ना, ड्रॉपलेट्स होते हैं, एंड यही जो ड्रॉपलेट्स होते हैं दैट बिहेव लाइक का प्रिज्म। तो यहाँ पे आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे एक वाटर ड्रॉपलेट है, और ये जो वाटर ड्रॉपलेट है ये बिहेव कर रहा है एक प्रिज्म की तरह, और यहाँ से सन से व्हाइट लाइट आती है, वो स्प्लिट हो जाती है 7 कलर्स के अंदर, एंड वी सी द 7 बैंड ऑफ कलर दैट वी कॉल इट रेनबो, ठीक है। तो याद रखिएगा कि द वाटर ड्रॉपलेट्स ड्यूरिंग रेनी सीजन बिहेव लाइक अ प्रिज्म, है ना, क्योंकि यहां से भी हमें 7 कलर्स दिखाई देते हैं। दे रिफ्लेक्ट एंड डिस्पर्स द इंसिडेंट सनलाइट एंड देन रिफ्लेक्ट इट इंटरनली एंड फाइनली रिफ्लेक्ट इट अगेन व्हेन इट कम्स आउट ऑफ द रेनबो। ड्यू टू दिस डिस्पर्जन ऑफ लाइट एंड इंटरनल रिफ्लेक्शन डिफरेंट कलर रीचेस द ऑब्जर्वर आईज। तो होता क्या है, देखिए ध्यान से, आपको मैं इसको प्रॉपर्ली समझा रहा हूं कि सपोज कीजिए कि ये आपका क्या हो गया, रेनबो का, सॉरी ये हो गया आपका वाटर ड्रॉपलेट, और यहाँ पे सनलाइट की रेज आती है ना। ऐसी रेज बहुत सारी आती है, तो हम बात करते हैं अभी एक सिंगल लाइट की रे आ रही है। अब जब लाइट की रे आती है इसके अंदर, तो ये इंटरनली रिफ्लेक्ट होती है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं TIR, मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा कि जो सनलाइट जो है ये वाटर ड्रॉपलेट के अंदर आने से इंटरनली रिफ्लेक्ट होती है, जिसे हम लोग बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और फाइनली ये लाइट की रे क्या होती है, अंदर रिफ्लेक्ट होने के बाद फाइनली बाहर निकल जाती है, तो हमें रेनबो दिखाई देता है, ठीक है। सो नाउ वी टॉक अबाउट द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन मतलब क्या, कि जो रिफ्रैक्शन होता है एटमॉस्फेयर की वजह से, है ना, द रिफ्रैक्शन विच हैपन बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो आइए अब इसको रीड करना स्टार्ट करते हैं। सो यू माइट हैव ऑब्जर्व्ड द apparent random wavering or flickering of an object seen through a turbulent stream of hot air rising above a fire or a radiator। मतलब क्या, बहुत सिंपल सी बात है कि मान लो आपने यहाँ पे आग लगाया, आपने यहाँ पे लकड़ी को जला दिया, या चिमनी वाले एरिया में आपने देखा होगा कि यहाँ से ऐसे ऊपर वेव्स बनते हुए आपको दिखाई देती है ना। ये आपका फायर एरिया है, या तो आपका चिमनी हो गया, या लकड़ी जलाया आपने, तो ये आपका फायर है, ठीक है। इसके ऊपर ऐसे वेव्स बनते आपको दिखाई देते हैं, और यहाँ पे आप खड़े हो ऑब्जर्व करने के लिए, और यहाँ पे मान लीजिए आपका एक ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जहां पे आग लगता है ना, तो ये नीचे की जो हवा होती है दैट इज द लेस डेंसर, नीचे की हवा थोड़ी सी
कम डेंसर होती है बिकॉज क्या होती है, काफी ये हवा हॉट होती है, बिकॉज ये एकदम क्या है, आपके फायर के एकदम पास में है, तो ये हवा बहुत गर्म है और इसकी डेंसिटी क्या होती है, बहुत ही कम होती है। तो जो ऊपर की हवा होती है वो क्या होती है, कूल होती है, ठंडी होती है। तो इसकी जो होती है डेंसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है ना। ये ऊपर क्या होता है, इट इज अ डेंसर। तो यहां पे आप देख पा रहे हो कि ऊपर की हवा ठंडी है तो वो डेंसर है, और नीचे की हवा गर्म है तो कम डेंसर है। अब इसके वजह से क्या हुआ कि देयर इज अ शिफ्ट ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्योंकि यहाँ पे कोई रेयरर है, कोई डेंसर है ना, क्योंकि यहाँ पे डेंसिटी अलग अलग है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि नीचे का बन गया आपका रेयरर, ऊपर बन गया आपका डेंसर। और ऐसे क्या होता है कि हर एक लेयर, इसके ऊपर हजारों लेयर्स है, ऐसी एक और लेयर है, एक और लेयर है, तो धीरे धीरे डेंसिटी क्या होती जा रही है, आपकी चेंज होती जा रही है। इसलिए क्या होता है कि आपका डेंसिटी चेंज हो रहा है, मतलब आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो रहा है। और जब आप यहाँ पे खड़े होके इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे देखते हो, सो ड्यू टू चेंज इन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्योंकि हवा ठंडी है, गर्म है, कोई बहुत गर्म नीचे वाली, ऊपर की थोड़ी सी ठंडी है, उसके ऊपर की और ठंडी है, इसकी वजह से क्या होता है कि आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हुआ, एंड देयरफॉर द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कीप चेंजिंग। तो उसका जो पोजीशन क्या होते रहता है, चेंज होते रहता है। तो दैट इज द रीजन बिहाइंड दैट। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसी को हम लोग एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन बोल देते हैं हमारे अर्थ के अंदर, एंड दैट इज अ वेरी एट लोकल लेवल, है ना, एट लोकल एनवायरनमेंट। और यही आपका एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन हमारे स्टार्स के अंदर भी होता है। तो अब देखिए, स्टार्स क्या होते हैं, ट्विंकलिंग होते हुए आपको दिखाई देते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, व्हाई स्टार्स अपीयर्स टू बी ट्विंकलिंग। तो इसका सिंपल सा आंसर क्या हो गया, एक, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। तो आप तो इसको टिक लगा सकते हो अगर एमसीक्यू आता है तो। और समझते हैं डिटेल में कि व्हाई स्काई अपीयर्स टू बी ट्विंकलिंग। तो देखिए, मान लीजिए यहां पर स्टार है और ये है आपके धरती का, है ना, तो ये धरती है और ये हमारा ग्राउंड, मतलब तो ये हमारा ग्राउंड है और ये है आपका स्टार, है ना। और जैसे ही हम ऊपर मतलब गैलेक्सी से नीचे धरती की तरफ आते हैं, तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है, ठीक है। और स्टार से लेके धरती के ग्राउंड के बीच में बहुत सारे अलग अलग क्या होते हैं, मीडियम्स होते हैं। और इन हर एक मीडियम की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होती है, चेंज होती रहती है ना। तो ये जो यहाँ से सन की लाइट, सॉरी सन की नहीं, स्टार की जो लाइट आ रही है, कभी ये ऐसे आ रही है, कभी वो ऐसे आ रही है, कभी ऐसे आ रही है, कभी ऐसे आ रही है। और ये ऐसे जिगजैग पाथ में इसलिए आ रही है क्योंकि लाइट की जो रे यहाँ से यहाँ धरती तक आ रही है, दैट इज कीप पासिंग थ्रू अ डिफरेंट मीडियम्स, है ना। क्योंकि हर एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, अलग अलग होता है। तो इसलिए क्या होता है, इट फॉलो द जिगजैग पाथ। अब क्या हुआ कि हमारे धरती के अंदर जो एटमॉस्फेयर है और इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये हर बार चेंज होते रहता है। मतलब ये कि मान लीजिए ग्राउंड पे आप यहाँ पे खड़े हो और इसके ऊपर अभी मान लो कि ये आपका रेयरर हो गया और ये हो गया मान लो डेंसर। तो ये जरूरी नहीं है कि ये आपका परमानेंट रेयरर ही है और ये ऊपर का परमानेंट डेंसर ही है, क्योंकि होता क्या है कि हमारा जो यहाँ पे जो एयर है, ये बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे, डेंसिटी पे। इसकी वजह से इसकी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू भी क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर रहे हो, है ना, यहाँ पे आपकी ये आई है और आप ये ऑब्जर्व कर रहे हो, आप ऑब्जर्वर हो। तो कभी क्या होता है कि ऊपर की मीडियम मान लो है रेयरर और उसके ऊपर की क्या है, डेंसर है। तो आपको मालूम है कि जब भी लाइट की रे डेंसर से आती है रेयरर में, सो इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो ये लाइट की रे ऐसे आ रही थी और वो ऐसे नॉर्मल से दूर निकल जाएगी, है ना। तो आपकी आंखों में ये लाइट तो आ नहीं पाई, और ऐसे हजारों लाइट की रेज है जो आपकी आंखों से दूर हो गई ऐसे। अब एक केस ऐसा हुआ कि कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हुआ, मतलब कोई डेंसिटी चेंज हुई, और ये ऊपर का जो था डेंसर, ये बन गया रेयरर और ये बन गया डेंसर। अब आपको मालूम है कि जब लाइट की रे आती है रेयरर से डेंसर में, सो इट बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, और ये आपकी आंखों में आ गई। तो आप ये देख पा रहे हो, कभी आपकी आंखों में लाइट की रेज आ रही है, कभी नहीं आ रही है। मतलब लाइट की रेज जैसे हजारों लाखों में है, तो कभी मान लो आपकी आंख के अंदर सपोज करो कि 400 लाइट की रेज ज्यादा आई,
कभी 400 कम आई, कभी 300 कम आई, कभी 400 500 ज्यादा आ गई। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि द स्काई नहीं, द स्टार्स अपीयर टू बी ट्विंकलिंग, क्योंकि लाइट की रे जो आपकी आंखों में आ रही है उसका जो अमाउंट क्या हो रहा है, कीप चेंजिंग होते रह रहा है ना, बार बार वो चेंज हो रहा है, क्योंकि आपके अर्थ के एटमॉस्फेयर में जो आपका एटमॉस्फेयर का जो लेयर है, इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, इसकी वजह से ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो यही बात यहाँ पे एक्सप्लेन की हुई है। तो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। ठीक है, बट इसके पहले एक बार हम इसको रीड कर ही लेते हैं। सो द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ स्टारलाइट। मैंने आपको बताया कि जो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता है, इसी की वजह से जो हमें स्टार्स है वो ट्विंकल होते हुए दिखाई देते हैं। द स्टारलाइट ऑन एंटरिंग द अर्थ एटमॉस्फेयर अंडरगोज रिफ्रैक्शन कंटिन्यूअसली बिफोर इट रीचेस अर्थ। तो धरती तक पहुंचने के पहले जो स्टार की जो लाइट है, इसका रिफ्रैक्शन बार बार होता है। अब बार बार रिफ्रैक्शन इसलिए होता है क्योंकि धरती तक पहुंचने के पहले जो मीडियम है वो बार बार चेंज होता है, और अगर मीडियम बार बार चेंज होता है तो रिफ्रैक्शन भी बार बार होगा। ओके, और इसी की वजह से क्या होता है, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो भी चेंज होता है। सिंस द एटमॉस्फेयर बेंड स्टारलाइट टुवर्ड्स द नॉर्मल, और इसी वजह से जो एटमॉस्फेयर है वो स्टारलाइट को नॉर्मल की तरफ मोड़ देता है, क्योंकि ऊपर क्या होता है, ऊपर होता है आपका रेयरर मीडियम, है ना, और नीचे क्या होता है आपका डेंसर मीडियम। और ऊपर रेयरर से लेके धरती तक पहुंचने तक यहाँ पे मीडियम जो है वो बार बार चेंज भी होते हैं, लेकिन हम जैसे जैसे नीचे आते हैं इट बिकमिंग द डेंसर डेंसर एंड डेंसर। तो मान लीजिए अगर ऊपर सबसे ऊपर क्या है, रेयरर है, तो नीचे क्या होगा, डेंसर। अब जब ये नीचे वाले से इसके और नीचे आएगा ना, सो अब ये ऊपर वाला क्या बन जाएगा, रेयरर, और नीचे क्या बन जाएगा आपका डेंसर। तो मान लीजिए कि आपका जो, सपोज कीजिए कि आपका जो यहाँ पर स्टार है वो यहाँ पर है। ठीक है, अब क्या होता है कि ये मीडियम चेंज होने की वजह से जो स्टार की जो लाइट है वो क्या होती है, नॉर्मल के तरफ मुड़ जाती है, इसलिए वो धरती पे ऐसे आती है। अब मान लीजिए यहाँ पे आप ऑब्जर्वर हो, है ना, यहाँ पे क्या कर रहे हो, आप ऑब्जर्व कर रहे हो, तो आप बन गए ऑब्जर्वर। अब होता क्या है कि आपको लगता है कि जो लाइट की रे ऐसे आ रही है, अब हमारा जो दिमाग का माइंडसेट क्या है कि हमें क्या जाना है, सीधा जाना है। तो यहां से जब इसको सीधा पीछे आप ट्रेस करते हो तो हमें क्या लगता है कि जो स्टार है आपका कहीं यहां पर है ना, बिकॉज वी ऑलवेज ट्रेस द स्ट्रेट लाइन। तो हम ऐसा ट्रेस करेंगे इसको यहाँ पे ऐसा, तो हमें स्टार यहाँ दिखाई देता है विच इज स्लाइटली अबव, और ये थोड़ा सा ऊपर होता है, इसलिए हमें क्या होता है, देखिए यहाँ पर डायग्राम के अंदर इट इज अबव द ओरिजिनल पोजिशन, और ये होता है इसका एपरेंट पोजिशन जो हमें प्रकट होते हुए दिखाई देता है। ओके, देयरफॉर देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, द एपरेंट पोजिशन ऑफ द स्टार्स इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम इट्स एक्चुअल पोजिशन। इसलिए जो स्टार्स है इनका जो एपरेंट पोजिशन होता है ये थोड़ा सा अलग होता है देन इट्स एक्चुअल पोजिशन। द स्टार्स अपीयर्स स्लाइटली हायर, मैंने बताया आपको ये थोड़ा सा ऊपर दिखाई देता है देन इट्स एक्चुअल पोजिशन, है ना। फर्दर दिस एपरेंट पोजिशन ऑफ द स्टार्स इज नॉट स्टेशनरी, और जो इसका ये एपरेंट पोजिशन है ये भी स्टेशनरी नहीं होता है, ये भी बार बार चेंज होते रहता है, क्योंकि जो मीडियम है इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये भी क्या होते रहता है, चेंज होते रहता है, इसलिए जो एपरेंट पोजिशन है इट ऑल्सो कीप चेंजिंग। एज द पाथ ऑफ रेज ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द स्टार्स goes on varying slightly, the apparent position of the stars fluctuate and the amount of, मतलब देखो आखिरी में क्या दिया है यहाँ पर, आखिरी में सिर्फ इतना सा बोलना चाहते हैं कि जो मैंने आपको बताया कि अगर इसका पोजीशन बार बार चेंज होता है तो जो अमाउंट ऑफ लाइट है वो भी क्या होता रहता है, फ्लक्चुएट करता है धरती पे आने में, है ना। और जब वो फ्लक्चुएट होता है तो हमारी आंखों में लाइट की रेज ज्यादा कम होते रहती है, एंड देयरफॉर द स्टार्स अपीयर टू बी ट्विंकलिंग, है ना। तो यहाँ पे फाइनली आपका ये पेज कंप्लीट होता है। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। ओके, सो यहाँ नेक्स्ट पेज पे काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया है, तो ये देखते हैं क्वेश्चन क्या है। व्हाई डोंट द प्लैनेट्स ट्विंकल, जो प्लैनेट्स होते हैं वो ट्विंकल क्यों नहीं होते हैं, तो ये देखते हैं यहाँ पे क्या दिया है एक्सप्लेनेशन। द प्लैनेट्स आर मच क्लोजर टू द अर्थ एंड आर thus seen as extended source. If we consider a planet
as a collection of large number of point-sized source of light, the total variation in the amount of light entering in our eyes from all individual point-sized source will average out to be zero, therefore nullifying the twinkling effect। मतलब क्या, देखिए आपका जो स्टार है वो असली में बहुत बड़ा होता है, बट उसका डिस्टेंस इतना ज्यादा होता है, इट लुक लाइक अ पॉइंट सोर्स। ओके, वही हम बात करें आपके प्लैनेट्स को लेकर, तो ये बहुत पास में होते हैं। पास में मतलब क्या कि ये एज कंपेयर टू द स्टार्स ये पास में होते हैं, है ना। तो होता क्या है कि अगर ये पास में है तो ये पॉइंट सोर्स की तरह बिहेव नहीं करते हैं, है ना, क्योंकि इसके अंदर जब आप पास की बात करते हो तो इसके अंदर बहुत सारे ऐसे पॉइंट सोर्स बन जाते हैं, क्योंकि ये पास में होते हैं और साइज में भी बड़े दिखाई देते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे आप ऑब्जर्वर हो, है ना, यहाँ पे आप ऑब्जर्वर हो, तो जब इसके अंदर इतने सारे पॉइंट सोर्स हैं तो किसी पॉइंट की रोशनी धरती पे पहले पहुंचती है, किसी की बाद में पहुंचती है, किसी की और बाद में पहुंचती है, किसी की थोड़ी और पहले पहुंच जाती है। तो ओवरऑल जो इनका एवरेज आता है, किसी का पास मतलब कोई जल्दी, कोई देर से पहुंचा धरती पे, है ना, कोई और देर से, कोई थोड़ा और जल्दी। तो ऐसे करके यहाँ पे जितने पॉइंट सोर्स हैं इन सबका जो आता है एवरेज जल्दी पहुंचने का और लेट पहुंचने का, दैट टर्न्स आउट टू बी जीरो। और इसी की वजह से हमें जो आपका प्लेनेट है वो ट्विंकल होते हुए दिखाई नहीं देता है। ओके, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया हो। अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो कि हमारा एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट। ओके, द सन इज विजिबल to us 2 minutes before the actual rise and about 2 minutes after the actual sunset because of atmospheric refraction। देखिए आंसर तो वही है कि जो हमें एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट ये जो होता है ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ये पॉइंट तो क्लियर है। अब हम बात करेंगे इसके फिनोमिना की कि ये होता ही कैसे है। बाय एक्चुअल सनराइज वी मीन द एक्चुअल क्रॉसिंग ऑफ द हॉरिजॉन बाय द सन। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं कि मान लीजिए आप यहाँ पे अर्थ पे यहाँ पर आप हो, है ना, आप यहाँ पे एक ऑब्जर्वर के तौर पे यहाँ पर हो। ठीक है, मैंने हल्का सा जूम कर दिया इसको, है ना, अब समझते इसको, बाकी पैराग्राफ तो पढ़ ही लेंगे, सिंपल सी बात है वो तो ये आपका अर्थ है, यहाँ पे आप ऑब्जर्वर हो और ये हमारा हॉरिजॉन है। जब ये सन अगर इस हॉरिजॉन के ऊपर, है ना, कहीं यहाँ पे आ जाएगा तो हमें एक्चुअली में दिखाई दे जाएगा हमारा सन। अब यहाँ पे मुद्दा क्या दिया है कि जब मेरा सन इस हॉरिजॉन के नीचे है, इसके बावजूद भी मुझे स्काई के अंदर सन दिखाई दे रहा है। अब ऐसा क्यों होता है, देखिए आपका जो सन है वो हॉरिजॉन के नीचे है और यहां से ये स्ट्रेट लाइन यहाँ पे आई, है ना, और आपको मालूम है कि बाहर जो मीडियम क्या होता है, रेयरर, और अंदर मीडियम क्या होता है, डेंसर। और जैसी लाइट की रे रेयरर से डेंसर में आती है, इट विल बेंड लाइक दिस। आप देखिए, आप ये ऐसे आई और हल्के सी ऐसे मुड़ गई, है ना, इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो लाइट के देखो ऐसी आई और ऐसे हल्की सी मुड़ गई। और यहां पर है आपका क्या है भैया, यहां पर है आपका ऑब्जर्वर है। अब दिमाग को पता है कि जो लाइट की रे है हमें उसको ट्रेस करना होता है स्ट्रेट लाइन, है ना। तो अगर आप यहाँ पे देख रहे हो और आपको लाइट की रे ऐसे आते हुए दिखाई दे रही है ना, और यहाँ पे लाइट की रे ऐसा क्यों मुड़ी, बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। और आपका दिमाग क्या बोलता है कि आपको इसके रास्ते को सीधा ट्रेस करना है ना, ताकि आपको चल जाए पता कि लाइट की रे कहां से आ रही थी। तो आपने इसको एक्सटेंड कर दिया पीछे ऐसे ऐसे, तो आपको यहां पर आपका सन दिखाई दे गया, है ना। असली में सन आपका यहां पर है कहीं, और यहां पर है मतलब क्या, ये आपके हॉरिजॉन से नीचे है। तो ये आपका हॉरिजॉन हो गया और ये आपके हॉरिजॉन से नीचे है, तो इसलिए आपको ये ऊपर दिखाई दे रहा है ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ठीक है, क्योंकि लाइट की रे नॉर्मल से रेयर से डेंसर में आ रही है तो नॉर्मल के तरफ मुड़ जाती है। ओके, तो इसकी वजह से आपको दिखाई दिया पहले। अब मान लो आपका सनसेट का टाइम आ गया, है ना। अब मान लो कि आपका सन पूरा का पूरा यहां से घूम के यहां पर आ गया। अब यहां पे आने के बाद ये है आपका हॉरिजॉन, तो सन तो नीचे आ गया है, सनसेट हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी मुझे जो सन है वो यहां पर दिखाई दे रहा है। अगर मैं यहां से ऑब्जर्व करूंगा, सेम थिंग, है ना, वापस सेम थिंग होगी कि जो सन की लाइट है वो यहाँ पहुंचेगी और नॉर्मल की तरफ ऐसे मुड़ जाएगी। और यहां से जब मैं इसको पीछे ट्रेस करूंगा तो मुझे यहाँ पर आपका सन दिखाई दे जाएगा। तो ये होता क्यों है, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, और इसकी वजह से
जो सन की लाइट है ये नॉर्मल के तरफ मुड़ जाती है ना। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट आपने इवन 9th क्लास में पढ़ाई होगा, है ना, वो कोराइडल सॉल्यूशन की कहानी, है ना, टिंडल इफेक्ट वाली कहानी याद होगी आपको। तो हमें ये वापस से पढ़नी है, तो आपको मालूम ही है, बट फिर भी मैं हल्का सा आपको रिकॉल करा ही दूंगा, ठीक है। तो देखिए, आपको मालूम है लेकिन फिर भी एक बार देखना जरूरी तो है, बिकॉज आपके सिलेबस में वापस दिया हुआ है। देखिए क्या दिया यहाँ पे, द इंटरप्ले ऑफ लाइट विथ ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस गिव्स राइज टू सेवरल स्पेक्टेकुलर फेनोमिना इन नेचर। तो ये जो हम बात करते हैं लाइट की, है ना, और हमारे आसपास इतने सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, तो ये जो इनका आपस में जो इंटरप्ले होता है, इसकी वजह से जो हमें नेचर के अंदर बहुत सारे स्पेक्टेकुलर फिनोमिना देखने को मिलते हैं। द ब्लू कलर ऑफ द स्काई, कलर ऑफ वाटर इन डीप सी, द रेडनिंग ऑफ द सन एट सनराइज एंड द सनसेट आर सम ऑफ द वंडरफुल फिनोमिना वी आर फेमिलियर विथ। तो ये सारे फिनोमिना जो होते हैं कि हमारा भैया जो स्काई है वो सनराइज के टाइम पे कैसा होता है, सनसेट के टाइम पे कैसा होता है ना, प्लस में कलर ऑफ स्काई जो ब्लू होता है ना। तो ये सारी चीजें हमें मालूम है और इससे हम फेमिलियर है भी सही, ठीक है। देखते बाय क्या दिया है। इन द प्रीवियस क्लास यू हैव लर्न अबाउट द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलाइडल सॉल्यूशन। मैंने आपको वही बताया कि हमने पहले वाले चैप्टर में स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो है वो कोलाइडल सॉल्यूशन से कैसा होता है, क्यों होता है, कब होता है, ये हमने पढ़ाई है। द पाथ ऑफ द बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू अ ट्रू सॉल्यूशन इज नॉट विजिबल। वही कि जो बीम ऑफ लाइट जो किसी ट्रू सॉल्यूशन के अंदर, मतलब किसी होमोजीनियस सॉल्यूशन के अंदर जब जाती है तो हमें यहाँ पे स्कैटरिंग दिखाई नहीं देता है ना। हाउएवर इट पाथ बिकम विजिबल थ्रू अ कोलाइडल सॉल्यूशन वेयर द साइज ऑफ पार्टिकल इज रिलेटिवली लार्जर। तो वही कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर अगर हमने एक बीम ऑफ लाइट पास किया है तो हमें यहाँ पे स्कैटरिंग होते हुए दिखाई देगा एंड द पार्टिकल्स बिकम विजिबल। अब उसी पे बेस्ड, स्कैटरिंग ऑफ लाइट पे बेस्ड हम एक बात करेंगे फिनोमिना विच इज द टिंडल इफेक्ट। ओके, तो आइए देखते हैं टिंडल इफेक्ट क्या होता है। देखिए, टिंडल इफेक्ट बहुत सिंपल सी बात है, इसको पढ़ने से पूरा मतलब नहीं है। मुद्दे वाली बात देखिए, आपने ऑब्जर्व किया होगा कि आपके घर में मान लीजिए ये खिड़की है ना। अब यहाँ पे मान लीजिए एक स्मॉल सा होल है, तो स्मॉल होल से जब सुबह सुबह रोशनी ऐसे घर में आती है तो हमने देखा होगा कि इस एरिया के अंदर इसे जो पार्टिकल्स है ना हमें दिखाई देते हैं, है ना, क्योंकि ये पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं और हमें नेकेड आई से दिखाई नहीं देते हैं। और जैसे इस होल से ये सूरज की रोशनी यहाँ आती है तो यहाँ पे क्या होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है और हमें पार्टिकल्स दिखाई दे जाते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि अगर हम बात करें कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में, मतलब ऐसा सॉल्यूशन जहां पे जो पार्टिकल्स हैं वो है तो हेटेरोजेनियस सॉल्यूशन बट वो बहुत छोटे हैं ना, वेरी स्मॉल, और ये पार्टिकल्स हमें नेकेड आई से दिखाई नहीं देते हैं। तो यहाँ पे क्या किया हमने, टॉर्च ऑफ लाइट लिया है ना, और यहाँ पे से फोकस किया। तो जैसे मैंने फोकस किया सो देयर इज अ स्कैटरिंग ऑफ लाइट, है ना, देयर इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट। यहाँ बहुत सारे पार्टिकल्स थे और जैसे ही पार्टिकल टकराए रोशनी के साथ सो दैट इज गोइंग टू स्कैटर्ड, और इसी स्कैटरिंग की वजह से हमें पार्टिकल्स दिखाई देते हैं और जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं, टिंडल इफेक्ट, क्योंकि हमने यहाँ पे टॉर्च की लाइट को पास किया है। सो ये जो लास्ट में पैराग्राफ दिया है ये बहुत ही काम का है, तो ये रीड करते हैं इसको। द कलर ऑफ द स्कैटर्ड लाइट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द स्कैटरिंग पार्टिकल। वेरी फाइन पार्टिकल्स स्कैटर्ड मेनली ब्लू लाइट while particles of larger size scattered light of longer wavelength। मतलब ये कि जो छोटे साइज के पार्टिकल होते हैं ना, that scattered only the blue light। ये स्कैटरिंग के बाद हमें सिर्फ ब्लू लाइट ही देते हैं, और जो बड़े साइज के पार्टिकल हैं वो स्कैटरिंग करते तो हैं लेकिन वो स्कैटरिंग उन्हीं पार्टिकल्स की करते हैं जिनका जो वेवलेंथ है वो क्या होता है, ज्यादा होता है। तो याद रखिएगा, बड़े साइज के पार्टिकल स्कैटरिंग करते हैं बट ऐसे पार्टिकल्स का जिनका वेवलेंथ क्या हो, ज्यादा हो, ये पॉइंट आप याद रखिएगा। और जो छोटे साइज के पार्टिकल है वो स्कैटरिंग के बाद हमें ब्लू लाइट देते हैं, तो इसलिए इस पैराग्राफ को पढ़ना बहुत जरूरी है। तो आइए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ।
तो हियर a question is given, why is the color of the clear sky blue? क्लियर स्काई का जो होता है कलर वो हमें ब्लू दिखाई क्यों देता है? तो ये समझते हैं इसको। सपोज दिस इज सन, है ना, और हमें मालूम है कि सन से व्हाइट लाइट आती है। तो होता क्या है कि मान लीजिए ये आपके अर्थ का सरफेस है ना, दिस इज द अर्थ सरफेस। अब यहां से व्हाइट लाइट आपकी सन से निकलती है, तो हमारे नेचर में स्मॉल स्मॉल क्या होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, मतलब वाटर ड्रॉपलेट्स। और जैसे यहां से पास होते हैं तो क्या होता है, डेविएशन होता है, और डेविएशन के बाद जो ब्लू लाइट है इसकी स्कैटरिंग क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। ये ब्लू लाइट जो है इसकी स्कैटरिंग बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि इसका जो होता है वेवलेंथ क्या होता है, बहुत ही कम होता है। तो हमें मालूम है स्कैटरिंग is inversely proportional to the wavelength. Scattering is inversely proportional to the wavelength, मतलब लैम्डा, है ना। तो देखिए अगर ब्लू का वेवलेंथ बहुत ही कम है तो इसका क्या होता है, स्कैटरिंग बहुत ज्यादा होता है और ये पूरे स्काई में से बिखर जाता है आफ्टर द डिस्पर्जन, है ना। एंड दैट्स व्हाई द स्काई अपीयर्स टू बी ब्लू इन कलर। तो यहाँ पे एक बार इसको रीड कर लेते हैं। द मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर and other fine particles in the atmosphere have size smaller than the wavelength of the visible light. तो मैंने आपको वही बोला कि बहुत ही स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स है, और जैसे हमने पहले पढ़ा स्कैटरिंग ऑफ लाइट के अंदर, वो लास्ट पैराग्राफ पढ़ा जहां पे मैंने आपको बताया कि जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं ना, दैट ऑलवेज स्कैटर द ब्लू लाइट, वही चीज यहां भी हो रही है। These are more effective in the scattering of light of shorter wavelength at the blue end. मैंने वही बोला कि इनके वेवलेंथ बहुत ही छोटे होते हैं, that's why they scatter and give the blue color। और वही हम बात करें रेड लाइट का, तो इसका जो होता है वेवलेंथ बहुत ज्यादा होता है ना, तो इसकी स्कैटरिंग क्या होगी, कम होगी। The red light has a wavelength about 1.8 times greater than the blue light। इस पॉइंट को मार्क करेंगे कि जो रेड लाइट होता है इसका जो वेवलेंथ होता है वो क्या होता है, 1.8 टाइम्स इज ग्रेटर देन द ब्लू लाइट, ठीक है। Thus, when sunlight passes through the atmosphere, the fine particles in air scatter the blue light more strongly than red light। क्योंकि ब्लू लाइट की जो वेवलेंथ क्या होती है, कम होती है, कम वेवलेंथ मोर स्कैटरिंग, मोर वेवलेंथ वेरी लेस स्कैटरिंग, ठीक है। और अगर हम बात करें इफ द अर्थ हैड नॉट एटमोस्फियर, अगर धरती के पास एटमोस्फियर ना हो, देयर वुड नॉट हैव बीन एनी स्कैटरिंग, देन द स्काई वुड हैव लुक्ड डार्क। और अगर हमारे पास एटमोस्फेयर हो ही ना तो स्कैटरिंग नहीं हो पाएगी, और स्कैटरिंग नहीं हो पाएगी सो स्काई अपीयर्स टू बी ब्लैक इन कलर, मतलब डार्क हो जाएगा वो, ठीक है। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा कि अगर स्कैटरिंग नहीं होगा सो स्काई अपीयर्स टू बी डार्क इन कलर। द स्काई अपीयर्स डार्क टू द पैसेंजर फ्लाइंग एट द हाई एल्टीट्यूड एज द स्कैटरिंग इज नॉट प्रोमिनेंट एट सच हाइट। तो बहुत हाइट पे चले जाते हैं तो जो पैसेंजर्स होते हैं प्लेन के अंदर फ्लाइंग में, तो इनको क्या होता है कि जो स्काई होता है ये थोड़ा सा ब्लैक दिखाई देता है, डल दिखाई देता है, क्योंकि इतने हाइट पे स्कैटरिंग प्रॉपरली नहीं हो पाती है। अब यहाँ पे देखिए लास्ट 3 लाइन के अंदर ये भी बहुत ही काम का है पहले की तरह, कि यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट डेंजर सिग्नल लाइट आर रेड इन कलर, डू यू नो व्हाई? रेड लाइट इज लीस्ट स्कैटर्ड बाय फॉग और स्मॉग। याद रखिएगा जो रेड लाइट होता है ये बहुत ही कम होता है स्कैटर्ड ड्यू टू फॉग और स्मोक, देयरफॉर इट कैन बी सीन इन सेम कलर एट डिस्टेंस। तो अगर रेड लाइट की स्कैटरिंग बहुत ही कम होती है इसलिए बहुत दूर तक जाता है। अब मुद्दे वाली बात देखो यहाँ पर क्या है, जो आपको समझना है कि रेड लाइट को हम लोग एज अ साइन ऑफ डेंजर क्यों यूज करते हैं इन द ट्रैफिक सिग्नल या किसी भी साइन के लिए हम रेड लाइट को डेंजर क्यों यूज करते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि स्कैटरिंग जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ के, तो जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा उसकी स्कैटरिंग क्या होगी, कम होगी, और स्कैटरिंग कम होगी सो इट विल गो थ्रू द स्ट्रेट लाइन, और इसलिए बहुत ही दूर तक जाती है रेड लाइट, क्योंकि इसकी स्कैटरिंग क्या होती है, बहुत ही कम होती है, क्योंकि इसका वेवलेंथ बहुत ही ज्यादा होता है, इसलिए इसको डेंजर का साइन बनाते हैं। इस पॉइंट को आप ध्यान से नोट कर लीजिएगा। अब हम मूव करेंगे आपके
11.6.3 पे, दैट इज कलर ऑफ द सन एट सनराइज एंड सनसेट। तो सनराइज के टाइम पे और सनसेट के टाइम पे जो हमारा कलर है सन का वो कैसा होता है वो बात करेंगे। उसके पहले हम एक्टिविटी देखते हैं क्या यहाँ पे दिया हुआ है। सो प्लेस अ स्ट्रॉन्ग सोर्स ऑफ व्हाइट लाइट। तो यहाँ पे देखिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सोर्स ऑफ व्हाइट लाइट है और हमें फोकस करना है एक कन्वर्जिंग लेंस पे। तो ये हमारा कन्वर्जिंग लेंस मतलब दैट इज सिंपली अ कॉन्वेक्स लेंस। और यहाँ पे जैसे कन्वर्ज किया इट गिव द पैरेलल बीम ऑफ लाइट। ठीक है, अलाउ द लाइट बीम टू पास थ्रू अ ट्रांसपेरेंट ग्लास। और हमें ये जो पैरेलल लाइंस है इसको पास करना है इस ट्रांसपेरेंट ग्लास से, मतलब ग्लास टैंक से। अलाउ द बीम ऑफ लाइट टू पास थ्रू अ सर्कुलर होल। और हमें इस लाइट को एक सर्कुलर होल से अलाउ करना है पास होते हुए। ठीक है, अलाउ कर देंगे, है ना। और ये हमने जो होल बनाया है ये बनाया हमने कार्डबोर्ड के अंदर। ऑब्टेन अ शार्प इमेज ऑफ द सर्कुलर होल ऑन स्क्रीन mn। और हमें जो स्क्रीन है mn इसके ऊपर हमें एक शार्प इमेज को ऑब्टेन करना है। और यहाँ पे देखिए ऑब्टेन करने के पहले वापस लगा दिया एक और कन्वर्जिंग लेंस मतलब कॉन्वेक्स लेंस, ताकि ये कन्वर्ज प्रॉपरली हो पाए एंड प्रॉपरली इमेज बन पाए। अब क्या बोला है, डिजॉल्व अबाउट 200 grams ऑफ सोडियम थायोसल्फेट इन अबाउट 2 लीटर ऑफ क्लीन वाटर। तो इस क्लीन वाटर के अंदर जो इस टैंक के अंदर है इसके अंदर हमें 200 ग्राम सोडियम थायोसल्फेट मिलाना है। ठीक है, अब देखते हैं ऐसा क्यों बोल रही है। तो देखिए क्या बोला यहाँ पे, यू विल फाइंड माइक्रोस्कोपिक सल्फर पार्टिकल्स पेनिट्रेटिंग इन अबाउट 2 to 3 मिनट्स। तो मतलब जैसे हम इसके अंदर क्या मिलाएंगे, सोडियम थायोसल्फेट मिलाएंगे तो यहाँ पे जो सल्फर पार्टिकल्स है नीचे आके क्या हो जाएंगे, पेनिट्रेट हो जाएंगे, सॉरी प्रेसिपिटेट हो जाएंगे। ठीक है, मतलब नीचे आके जम जाएंगे। एज द सल्फर पार्टिकल्स बिगन टू फॉर्म यू कैन ऑब्जर्व द ब्लू लाइट फ्रॉम द 3 साइड्स ऑफ द ग्लास टैंक। और जैसे जैसे यहाँ पे सल्फर पार्टिकल्स बनेगा तो यहाँ पे हमें इस ग्लास टैंक के 3 साइड में क्या दिखाई देगा, कलर ब्लू कलर दिखाई देगा, क्योंकि दिस इज ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ बाय माइन्यूट कोलाइडल पार्टिकल्स। क्योंकि ये जो यहाँ पे सल्फर पार्टिकल्स बनते हैं ये बहुत ही स्मॉल बनते हैं और आपको मालूम है कि स्मॉल पार्टिकल से जब स्कैटरिंग होती है तो हमें क्या दिखाई देता है, ब्लू कलर। ठीक है, अब क्या करना है, ऑब्जर्व द कलर ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट फ्रॉम द 4th साइड ऑफ द ग्लास टैंक फेसिंग द सर्कुलर होल। तो इस सर्कुलर होल की तरफ फेस करते हुए हमें 4th साइड ऑफ द ग्लास टैंक को ऑब्जर्व करना है। ठीक है, सो it is interesting to observe at first the orange red color and then bright crimson red color on the screen। और जब आप ऐसा ऑब्जर्व करोगे इस होल की तरफ, है ना, करते हुए ऑब्जर्व, और ये हमें 4 साइड को देखते हुए तो हमें दिखाई क्या देगा, ऑरेंज रेड कलर, और फिर हमें दिखाई देगा ब्राइट क्रिम्सन रेड कलर। कहाँ पे, स्क्रीन के ऊपर। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। दिस एक्टिविटी डिमॉन्स्ट्रेट द स्कैटरिंग ऑफ लाइट that help you to understand the bluish color of the sky and the reddish appearance of the sun at the sunrise or the sunset। तो इस एक्टिविटी की मदद से हम स्काई का जो होता है ब्लू कलर वो समझ सकते हैं, और जो हमारा सन होता है वो हमें रेड दिखाई क्यों देता है सनसेट के टाइम पे और सनराइज के टाइम पे, हम ये भी समझ सकते हैं। फिर क्या दिया है, लाइट फ्रॉम द सन नियर द हॉरिजन पासेस थ्रू थिकर लेयर ऑफ एयर। जब सन जो होता है ना, हॉरिजन के पास में होता है तो ये जो आपका एयर है इसके थिकर लेयर से पास होता है, इसके मोटे लेयर से मतलब पास होता है। एंड लार्ज डिस्टेंस इन द अर्थ एटमोस्फियर बिफोर रीचिंग अवर आईज। और ये बहुत ही लंबी दूरी भी तय करता है हमारे आंख तक पहुंचने के पहले, है ना, जब हॉरिजन के पास में होता है। हाउएवर लाइट फ्रॉम द सन ओवरहेड वो ट्रेवल रिलेटिवली शॉर्टर डिस्टेंस। और जब सन हमारे ओवरहेड मतलब हमारे सर के जस्ट ऊपर होता है तो इसको जो ट्रेवल करने का जो डिस्टेंस होता है बहुत ही कम होता है ना। देखिए जब भी हमारे ओवरहेड पे आ गया तो डिस्टेंस बहुत ही कम लगता है। अब क्या दिया है, एट नून द सन अपीयर्स व्हाइट एज ओनली अ लिटिल ऑफ द ब्लू एंड द वॉयलेट कलर आर स्कैटर्ड। तो जब दोपहर का टाइम होता है तो उस टाइम पे हमें जो सन है वो व्हाइट ही दिखाई क्यों देता है, क्योंकि उस टाइम पे जो ब्लू है वॉयलेट है इसकी स्कैटरिंग बहुत ही कम होती है।
नियर द हॉरिजॉन मोस्ट ऑफ द ब्लू लाइट एंड शॉर्टर वेवलेंथ आर स्कैटर्ड अवे बाय द पार्टिकल्स। अब होता क्या है, हॉरिजॉन के पास में जो ब्लू लाइट होती है और प्लस में और भी जो पार्टिकल्स हैं जिनकी वेवलेंथ क्या होती है, बहुत ही छोटी होती है, तो ये यहीं पे हो जाती है स्कैटर्ड। लेकिन वहीं हम बात करें रेड लाइट की, तो इसकी स्कैटरिंग बहुत ही कम होती है, इसलिए हमें जो सन है इसकी जो रेड लाइट है ये यहाँ तक पहुंच जाती है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, स्मॉल पार्टिकल्स है। स्मॉल पार्टिकल से क्या हुआ, आपके सन की लाइट पास हुई, और सन की जब लाइट पास हुई स्मॉल पार्टिकल से, तो हुआ ये कि बाकी तो जो आपके लाइट की रेस थी वो सारी मुड़ गई, लेकिन जो रेड लाइट है वो यहाँ तक पहुंच गई, और इसलिए हमें जो आपका सन है दिखाई देता है रेड, है ना। वो यहाँ पे लिखा हुआ है therefore the light that reaches our eyes is of longer wavelength। वही बोला मैंने कि जो सन से जो आपकी व्हाइट लाइट आ रही है ना, या इसका क्या हुआ, डिस्पर्जन हुआ, फिर बाद में जितनी भी लाइट्स थी जिनका वेवलेंथ क्या था, बहुत ही कम था, वो यहीं पे हो गई स्कैटर्ड। लेकिन रेड लाइट की क्या होती है, स्कैटरिंग बहुत ही कम होती है, बिकॉज उसका वेवलेंथ क्या होता है, ज्यादा होता है, और देयरफॉर ये हमारे आंखों तक पहुंच जाती है, एंड देयरफॉर द स्काई अपीयर टू बी रेडिश इन कलर। क्योंकि रेड का वेवलेंथ ज्यादा होता है इसलिए रेड बहुत दूर तक जाता है, और जब दूर तक जाता है तो हमें दूर तक आने के बाद दिखाई देता है ना। सो दैट इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, और आप एनसीईआरटी के और भी वीडियो देख सकते हैं इस चैनल के ऊपर। थैंक यू सो मच।